गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रेप योद्धा क्लासेस में। मेरा नाम है शांतनु और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन यूपीएसआई के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला था, हम लोग वीडियो छोटी रखते हैं, इसलिए हम लोग शॉर्ट वीडियो डालते रहते हैं आप लोगों के लिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे चलते हैं। ये सीरीज़ हमारी प्रेप योद्धा क्लासेस की न्यूमेरिकल एबिलिटी की है। जीएस के क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं, पहले 40 डिस्कस कर चुके हैं 2023 के पेपर पे। ये हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन करा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ा सा स्टार्टिंग में टफ लग सकता है, पर बिलीव मी, अगर आप एक बार मेरे साथ करते रहोगे तो बाद में आपको ये उतना टफ नहीं लगेगा, आपके टिप्स पे आ जाएगा। आप बस देखते चलो इसको। ज़्यादा अगर नहीं भी उतना समझ में आ रहा है तो आप आंखों से एक बार देखते चलो, आप एग्ज़ाम हॉल में अपने आप उसे करने लगोगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना, बस बाकी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सच में चौकी प्रभारी, एसएचओ, एसीपी कुछ भी बनना है तो आपको इतनी न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी तो आनी ही चाहिए, इससे बचा नहीं जा सकता। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, बिना कुछ लाग लपेट के शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। दोस्तों, पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट ये होता है कि जैसे ऐसे करके सर्कल सा होगा, ये करके, तो इसमें जितना भी किसी ने कुछ बेचा होगा, खरीदा होगा, उसकी परसेंटेज ऐसे सर्कल में दिखाई जाएगी। कि मानो आपने कुछ खरीदा तो इतने % काजू खरीदे, इतने % बादाम खरीदा, इतना % घर का सामान खरीदा, इतना % कपड़े खरीदे, ऐसे। तो जब भी कुछ ऐसे गोलाकार में दिखाया जाता है ना कुछ भी, तो उसे पाई चार्ट कहते हैं। तो ये देखो, ये पाई चार्ट दिखा रखा 85, इसमें बोल रहा है ये पाई चार्ट है वॉशिंग मशीन की बिक्री का, कि वॉशिंग मशीन की बिक्री हुई है। कितनी बिक्री हुई है? 85,000 वॉशिंग मशीन बेच ली। ठीक है, तो अब उसमें क्या करा कि बोले 25% तुम्हारी ब्रांड एम की बिक्री, 10% ब्रांड क्यू की बिकी, ठीक है, और 20% ब्रांड पी की बिकी, और ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ब्रांड एन की 30% बिकी, ब्रांड एम की 25% बिकी, क्यू की 10%, पी की 20%। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे रखी है। अब हम लोगों को इसके आगे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, वो बताना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर ब्रांड एन और ब्रांड क्यू दोनों को मिलाकर बेची गई वॉशिंग मशीनों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो ब्रांड एन और ब्रांड क्यू, तो ब्रांड एन की कितनी बेची? 30% बेची। ब्रांड क्यू की कितनी बेची? 10% बेची। इसकी कुल संख्या पूछ रहा, तो कुल संख्या है 40%। पर 40% किसकी? 85,000 की। तो लो, इक्वेशन बन गई तुम्हारी। अब इसको लिख दो, 40%, परसेंट हटा तो बटा 100 कर दो, ऑफ हटा तो इनटू कर दो, ऑफ 85,000, ये लो ये कर दो। तो सॉल्व कर लेना, ये 0 0 कट गया, ये तुम्हारा आ जाएगा 34,000। तो ब्रांड एन और ब्रांड क्यू की मिला के कितनी बिक गई? 34,000 बिक गई। सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि ब्रांड एम और ब्रांड पी को बेची गई वॉशिंग मशीन की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करो। तो ठीक है, ब्रांड एम देख लो कितनी, 25% है। फ्रेंड्स, ये बना लिया करो अपने रेफरेंस के लिए ना, जैसे मैंने ये बनाया है, ये प्लीज़ बना लेना। इससे क्या होता है ना, फिर बार बार इस क्वेश्चन में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर 5 क्वेश्चन आ गए मान लो पाई चार्ट के, तो तुम पाँचों के पाँचों सॉल्व करते चलोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो कह रहा ब्रांड एम और ब्रांड पी, तो ब्रांड एम तुम देखो 25% बेची, ब्रांड एम की 25% बेची। ठीक है, और ब्रांड पी की इनने 20%, ब्रांड पी की इसने 20% बेची। तो ब्रांड एम और ब्रांड पी की बेची गई वॉशिंग मशीनों की संख्या के बीच में अंतर बताना है हम लोगों को। ठीक है, तो ठीक है, बता देंगे अंतर। तो अंतर क्या होता है? माइनस ही तो होता है। तो 25 - 20 करें तो 5% हुआ। 5% किसका हुआ? 85,000 का, टोटल का। ठीक, तो बस बन गई इक्वेशन हमारी। लिख दो अब इस इक्वेशन को। 5%, 5% हटाए तो बाई 100 आ जाता है। जब भी परसेंटेज हटाते हैं याद रखना, परसेंटेज हटाते तो बाई 100 हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, 5/100 और 85,000, ऑफ का हटाए तो मल्टीप्लाई लग गया, तो बस 850 × 5 कुछ ऐसा आ जाएगा। लो, ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, 8, ये आंसर है तुम्हारा। ठीक, अगला, किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे तुम कभी भी डिवाइड करो किसी चीज़ को, जैसे मानो मैं लूँ 3007, इसको मैं 10 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा? 300। यहाँ पर आ जाएगा 3000, रिमाइंडर यानी शेषफल 7, और यहाँ पर ये। तो तुम्हारा 3007 कैसा है? तुम्हारा 3007 कुछ ऐसा है,
10 इंटू 300 प्लस 7। तो ये तो शेषफल हो गया तुम्हारा। इसे क्या कहो, इसे तुम शेषफल बोलते हो, ठीक है। फिर देखो मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, आप मैं हिंदी में देख लेना यार। इसको डिवीज़र कहते हो जिसे डिवाइड करते हो, इसको तुम डिविडेंड कहते हो जो डिवाइड करने के नाम मिलता है, और ये नंबर है तुम्हारा जो तुम हो, ये संख्या जो है, ठीक है। तो देखो क्या है, डिवीज़र इंटू डिविडेंड, ठीक है। अगर तुम 11 से विभाजित करते हो तो ये तुम्हारा डिवीज़र हो गया, ये तुम्हारा डिविडेंड हो गया, और ये तुम्हारा शेषफल हो गया। तो देखो किसी भी संख्या को तुम ऐसे लिख सकते हो, इसी तरह मैंने इस तरह से लिखा है, ठीक है। अब देखो तो किसी संख्या को कैसे लिख सकते हैं, डिवीज़र इंटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख रखा है पहले से, ठीक है। तो अब देखो, तो अब मैंने किसी संख्या को 11 से विभाजित करने में शेषफल 3 रहता है। अभी उसी संख्या का वर्ग को 11 में विभाजित करने में क्या शेषफल रह जाएगा, तो ये बोल रहा है स्क्वायर कर दो। इस संख्या का कह रहा है स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर दोनों साइड होगा, एक साइड तो होता नहीं, दोनों साइड स्क्वायर होगा। तो दोनों साइड स्क्वायर करो, 121x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 66x, बस। अब बोला इसको डिवाइड करो किससे, 11 से, तो क्या रहता है। अब दोस्तों देखो यहाँ मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ, सिंपल है। x की वैल्यू कुछ भी रख दो जो तुम्हें सही लगे, 0 रख दो, 1 रख दो, जिससे ईजिली हो जाए तुम्हारा ये वाला सॉल्व। मैं 0 रखता हूँ, तो ये क्या हो गया, 0 प्लस 9 प्लस 0/11, तो क्या हो गया 9/11। तो तुम्हारा रिमाइंडर शेषफल क्या आ गया, 9, ये आंसर है। 1 रखो तो भी यही आएगा, 121 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 66 इंटू 1/9, तो ये आ जाएगा 196/9। रिमाइंडर क्या आएगा तुम्हारा, फिर से 9 आ जाएगा, ये रिमाइंडर शेषफल रिमाइंडर। तो आंसर तुम्हारा आएगा 9। सिंपल है, इसको इस तरह से कर लेना, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स अप टू 7 आर डिविजिबल बाई बोथ 3 and 5। 700 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो देखो अगर कोई कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, सिंपल है। अगर ये प्राइम नंबर है तो दोनों को दोनों गुण कर दो, दोनों को गुण कर दिया तो कितना है 15। तो 15 वो सबसे छोटी नंबर है जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो अगर 15 3 और 5 से विभाज्य है तो इसका दुगना करो, 30 भी है 3 और 5 से विभाज्य, तो 45 भी है 3 से और 5 से विभाज्य, तो 60 भी है 3 और 5 से विभाज्य। ये देखो 15 का टेबल चल रहा है, ठीक है। तो 150 तक तो ऐसे ही चला जाएगा। तो यानी 150 तक मुझे 10 नंबर ऐसे मिल जाएंगे जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य, यानी कौन कौन से, 15 30, जो 15 का टेबल होता है तुम्हारा सिंपल, 90 120 पूरा लिख लेना, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बार बार, ठीक है, लिख लेना। तो अब तुम ये देखो, तो तुम्हारा 150 तक 10 नंबर ऐसे हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो 300 तक कितने होंगे ऐसे, 20। तो 450 तक कितने होंगे ऐसे, 30, जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो 600 तक कितने होंगे, 40। अब इसके बाद अब मैं एक एक करके काउंट करूँगा। 615 3 और 5 से विभाज्य है, 630 है, 645 है, 660 है, 675 है, 690 है, 705 है। ये तो नहीं है, ये तो 700 से ऊपर चला गया। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पहले कितने 40। तो 40 प्लस 6 46 नंबर ऐसे हैं तुम्हारे जो कि 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा ए, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 320 का 20% 460 का 40% से x कम है। तो देखो जो जो क्वेश्चन लिख रहा है ना, बोल रहा है ना, उसकी सिंपल इक्वेशन बनाते चलो यार, ठीक है। चलो इक्वेशन बनाते चलते हैं। 320 का 20%, तो 20% ऑफ 320। तो परसेंटेज हटाएंगे तो भाई 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो भाई 100 आ जाएगा, ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये आया। फिर 40% ऑफ 460, ठीक है। तो परसेंटेज हटाएंगे तो भाई 100 आ जाएगा, और ऑफ हटाएंगे तो 460 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अच्छा दोस्तों, तराजू का कॉन्सेप्ट समझो। मानो एक तराजू है, ये तराजू है, मान लो मेरे पास एक तराजू है, मान लो मेरे पास, ठीक है। अगर इस पे इधर मानो मैं कुछ तोल रहा हूँ,
मानो इसमें मैंने आधा किलो का बाट रखा और यहाँ पर 1 किलो का मानो मैंने बाट रखा और यहाँ मैंने आलू रखे आधा किलो, तो ये ऊपर जाएगा क्योंकि ये हल्का है और ये भारी है तो ये नीचे जाएगा। ठीक, तो अगर मुझे, और ये सुई इधर की ओर जाएगी, तो अगर मुझे इसे बराबर करना है तो हल्के वाले में मुझे आधा किलो आलू ऊपर से और डालना पड़ेगा, तभी जाके सुई बराबर आएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि आप देखो, ये कह रहा है कि ये जो 20% है 320 का, ये कम है, ये कम है किससे? 40% ऑफ 460 से। कितने से? x से। तो दोस्तों जिधर कम होगा उधर ही ना डालेंगे हम वैल्यू, जिधर कम है उधर ही तो डालेंगे वैल्यू, ताकि बाट है। इक्वेशन जो इक्वल टू होती है ना, ये ऐसे समझ लो बाट जैसे है, तो दोनों इक्वेशन को बराबर करने के लिए जिधर कम है उधर ही x डालेंगे। ठीक है, तो ऐसे से x को यहाँ लिख दिया, तो अब ये इक्वेशन हमारी पूरी हो गई। बस अब कुछ नहीं करना, इसे सॉल्व कर लेना। कर दो सॉल्व दोस्तों, इसको इधर करोगे 64 आ जाएगा, प्लस x इधर कर दोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा कितना? 46, 180, 194 बन जाएगा ये। तो x की वैल्यू यहाँ से तुम्हारी 120 निकल के आ जाएगी। बस हो गया सॉल्व सवाल। बस ये याद रखना कि जो कम है उधर ही x डालोगे इक्वेशन को बराबर करने के लिए। अगर तुम्हें कुछ भी हो जो ना समझ में आए, सीधा तुम कमेंट में पूछ लो, मैं समझा दूंगा दोबारा से, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो आगे कर देख लेते हैं। किसी देश के नाम के अक्षर हैं, क्या है अक्षर? आओ देखें। किसी देश के नाम के अक्षर हैं NERCFA, ये रहे किसी देश के नाम के अक्षर, ये रहे। ठीक है, तो बताओ कि यदि अक्षरों को सही तरीके से पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो गठित शब्द का 5वां अक्षर क्या होगा? तो चलो इसे पुनर्व्यवस्थित करो। ये कौन सा है? देखो फ्रेंड्स, ये सिंपली दिख रहा है, ये कंट्री है फ्रांस। कैसे? आप देखो, ये देखो, F लगा दो यहाँ, R लगा दो तुम अपनी यहाँ, A लगा दो तुम अपनी यहाँ, N लगा दो तुम अपना यहाँ, C लगा दो तुम अपना यहाँ, E लगा दो तुम अपना यहाँ। ये फ्रांस बन गया तुम्हारा। तो ये कंट्री बेसिकली कुछ ना है, फ्रांस है। देखो ये फ्रांस बन गई ये कंट्री। तो ये कह रहा है किसी देश के नाम के अक्षर हैं ये, यदि अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कराए, जो हमने कर लिया, तो गठित शब्द का 5वां अक्षर क्या है? तो गिन लो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। तो 5वां अक्षर क्या है? C। तो बस ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। तो आप लोगों को देखा फ्रेंड्स, हम लोगों ने कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन कर लिए। थोड़ा सा आपको लग सकता है टफ, स्टार्टिंग है, लेकिन मेरी बात मानो, आप करते रहोगे, इससे आपका हाथ अच्छा चलेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आओगे। बस आप जुड़े रहो और इसे देखो, समझने की कोशिश करो। कुछ ना है तो मेरे से कमेंट में पूछ लो। कल हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी का, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।